हेलो साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क आणि छत्रपती क्रांती सेना व राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा या संघटनांच्या माध्यमातून आज जे जाहीर प्रबोधनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे, त्या जाहीर प्रबोधनाच्या कार्यक्रमामध्ये जे विषय चर्चा करण्यासाठी ठरवण्यात आलेले आहेत, त्या विषयाच्या अनुषंगाने काही बाबी मी आपल्या समोर मांडू इच्छितो। पहिला विषय आहे छत्रपती संभाजी महाराजांची बदनामी करण्यामागील षड्यंत्राचा पर्दाफाश। 47 को तथाकथित आजादी के बाद ब्राह्मणों का भारत पर नियंत्रण हुआ और उसके बाद 49 में बोध गया मंदिर अधिनियम 49 पीटीएमसी एक्ट कानून बनाकर ब्राह्मणों का कब्जा कराया गया है गंभीर चिंता। नागवंशी मूल निवासी बहुजन समाज का राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर महापुरुषों की विरासत को बचाना संभव नहीं है। एक पंथा आज इस्लाम से बुद्ध धर्म को कोई खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण बुद्ध धर्म का सबसे ताकतवर विरोधी है। रंगून में 1954 में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। साथियों, ये जो विषय रखे गए हैं, उन विषयों के संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। अगर हम अपनी कोई बात करना चाहते हैं, अगर हम अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। अन्यथा हम लोग केवल चर्चा करते रहेंगे और चर्चा करके फिर चले जाएंगे। इससे हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम होने के बाद डेली निरंतर उस विचार को समाज में प्रचारित और प्रस्तापित करने का कार्य होना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम अपने मकसद में सफल नहीं हो सकते। 1848 से लेकर 1956 तक अगर आप गिनती करो तो आपको पता चलेगा 108 साल का संघर्ष है। छोटा मोटा संघर्ष नहीं है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद हम लोगों को इस देश में संविधान लागू करने का अवसर प्राप्त हुआ और संविधान में कुछ बातें हम लोगों के फेवर में है। संविधान का जो मूल है, संविधान का मूल है ऑब्जेक्टिव, जो संविधान का उद्देश्य है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। अगर इस चतुसूत्री पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का काम है तो निश्चित रूप से
जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ये तमाम बातें समाज के नाम पर बरकरार है और इसको संविधान लागू होने के बाद भी ब्राह्मण लोग इसका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। ये प्रचार प्रसार करना संविधान के खिलाफ है। वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना संविधान के खिलाफ है, मगर वो इसमें लगे हुए हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। संविधान ने इसका समर्थन नहीं किया। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि 1875 को नेशनल कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने की और वहां से तथाकथित आजादी का आंदोलन चलाया गया। और ये आजादी का आंदोलन चलाने के बाद में 15 अगस्त 47 को जो आजादी मिली, उस आजादी में एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और उसके बारे में प्रचार किया जाता है कि वो समाजवादी थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे, ऐसा उनके बारे में प्रचार किया जाता है। मगर जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत में वर्ण धर्म को लागू करने का काम किया और उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये ब्राह्मणों का संगठन बनाकर रखा। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत है 1952 को प्रथम लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें अकेले ब्राह्मणों को दी। कांग्रेस के द्वारा 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। और चुनवा कर लाने के बाद आजाद भारत में ब्राह्मणों का राज स्थापित किया। ये सारे आंकड़े चुनाव आयोग के दफ्तर में आज भी उपलब्ध है। ये आंकड़े इस बात का दस्तावेजी सबूत है। समाजवाद नेहरू के साथ जो शब्द जोड़ा जाता है वो ब्राह्मणवाद पर पर्दा डालने के लिए जोड़ा जाता है। अमल में लाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणवाद पर अमल किया, मगर उस पर पर्दा डालने के लिए समाजवाद शब्द को जवाहरलाल नेहरू के साथ जोड़ा गया। ये बात ठीक से हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इस बात को समझते थे कि 3.5% ब्राह्मणों के वोटों के आधार पर ब्राह्मण चुनाव के द्वारा ब्राह्मण राज स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सभी लोगों को जो वोट का अधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ, प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ। ये जो प्रौढ़ मताधिकार है ये हर 21 साल के व्यक्ति को और बाद में 18 साल के व्यक्ति को हुआ। इसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा मानते थे कि इस देश में बहुजन समाज का राज आ सकता है। बहुजन समाज का क्या मतलब है? बहुजन समाज का मतलब है SC, ST,
ओबीसी, इन तीनों की संख्या मिलकर संख्या होती है 74.5%। तो जो अंबेडकरवादी लोग हैं उन लोगों को ये समझना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर आजाद भारत में हमारे लोग शासन करती जमात होंगे तो क्या एक जाति के वोट के आधार पर कह रहे थे? क्या बाबा साहब अंबेडकर को कैलकुलेशन नहीं आता था? तो अर्थशास्त्र में डीएससी थे, तो कैलकुलेशन तो हम लोगों से ज्यादा आता था उनको। तो इसलिए जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा बाबा साहब अंबेडकर नहीं सोचते थे। जैसा बाबा साहब अंबेडकर सोचते थे उसको हमको समझना होगा और आज के तारीख में उस पर अमल करना होगा। और इस बात को अमल करने के लिए ही हमने पढ़े लिखे लोगों का बामसेब का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया। मैं उम्र के 19 साल से ये काम कर रहा हूं। आज मेरी उम्र जो है 67 साल है, तो राउंड अबाउट 50 साल हो गए इस बात का प्रचार प्रचार करते करते। और देश में 36 स्टेट है, 36 में से 32 राज्यों में हमने संगठन बनाया, 625 जिलों में संगठन बनाया। और ऐसा कोई संगठन हमारे बहुजन समाज में नहीं है। आज 1 जुलाई को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद की सारे देश भर में तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोग कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ लोग ना समझ लोग ऐसा कहते हैं, इससे क्या होगा? मोदी को पूछो ना क्या होगा। उसने तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का ऐलान कर दिया। तो हमारे जो हल्के दिमाग के लोग हैं, जिनको बददिमाग लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता। मोदी तो ये काम जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उसी समय करना चाहिए था, ऐसा तो किया नहीं। ये जो भारत बंद का ऐलान हमने किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए किया, ओबीसी के लोगों के बीच में जाकर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ओबीसी का हम लोगों को साथ सहयोग और समर्थन नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए मोदी ने ये काम किया, या ये कहा जा सकता है आरएसएस के लोगों ने मोदी से ये काम करवाया। क्योंकि मोदी जो है इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जो है वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, नॉट ओनली ब्राह्मण बट आरएसएस ब्राह्मण्स। आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। चुनाव बाद में हुआ, नॉमिनेट पहले हुआ। अगर आप लोग खबरें पढ़ते हो, अगर आप लोगों को खबरों का कोई अर्थ समझ में आता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है और वो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के ही नियंत्रण में गिनती करने का अधिकार है, तो 11 साल से ज्यादा समय हो गया, नरेंद्र मोदी ने यह फैसला क्यों नहीं लिया? ये निर्णय नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं लिया? नरेंद्र मोदी को पहली ही बार करना चाहिए था, नहीं किया। अभी हमने भारत बंद का ऐलान किया, पर्टिकुलरली ओबीसी के लिए किया। हम जानते थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद क्यों मिला, तो हमने ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। 2010 में हमने रेजोल्यूशन पास किया है जयपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन 2010, अभी 2025 चल रहा है।
और फिर इसको लेकर सारे देश भर में जागरण अभियान चलाया और जब इसमें ये इशू बनता हुआ दिखाई दिया तब जाकर ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का ऐलान किया। करेगा कि नहीं करेगा ये इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ऐलान किया, कार्यक्रम की तो कोई घोषणा की नहीं। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की जातीय आधारित गिनती फला तारीख से शुरू होगी ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरा, वो गिनती करने का तरीका फला फला होगा। तीसरा, इतने दिन में इतने महीने में वो गिनती पूरी की जाएगी। चौथा, गिनती करने के बाद सारे के सारे आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो भारत बंद का कार्यक्रम है केवल ओबीसी के लोग साथ सहयोग और समर्थन ना करें केवल इसलिए है। इसलिए मैं ओबीसी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपकी वास्तविक गिनती होनी चाहिए और आप लोगों को संख्या के अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए तो आपको गिनती पर भी आग्रह करना चाहिए और बार बार आग्रह करना चाहिए और उसके साथ साथ दूसरे भी अधिकार उपलब्ध हो इसके लिए भी आग्रह करना चाहिए। इसके लिए हम लोग इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे। हम इस आंदोलन को पीछे नहीं लेंगे, ये जारी रखा जाए। इसलिए साथियों, ये आंदोलन हमने जारी रखा हुआ है, हम इस आंदोलन को पीछे लेने वाले नहीं है। और दूसरी बात, ये 1 तारीख को भारत बंद होने के बाद भी ये लोग मान लेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया 2030 तक 6.5 लाख गांव है, 6 लाख गांवों में हमारा संगठन निर्माण करेंगे। 15 लाख बूथ है, 15 लाख बूथों में संगठन का निर्माण करेंगे। एक बूथ कम से कम एक कार्यकर्ता, एक बूथ कम से कम एक कार्यकर्ता एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। और फिर क्रमबद्ध तरीके से ये आंदोलन 6000 जाति के टुकड़ों में जिनको बांटा गया है, ये बांटने का काम ब्राह्मणों ने किया। इनको गुलाम बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में मूल निवासी बहुजनों को बांटा। आज बदमाशी क्या कर रहे हैं? ये मूल निवासी बहुजनों को पहले बांटकर शोषण किया, आज हिंदू कहकर शोषण कर रहे हैं। पहले बांटकर किया, अब सारे लोगों को हिंदू के नाम पर इकट्ठा करने का पूछा जा सकता है। जो हिंदू नाम का धर्म है उसके धर्म ग्रंथों का नाम क्या है? वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। क्योंकि ये सारे धर्म ग्रंथ वर्ण धर्म का समर्थन करते हैं और वर्ण धर्म का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ण धर्म ही ब्राह्मणों को सबके ऊपर रखता है। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। वर्ण धर्म जो है वो ब्राह्मण लोगों को, ये वर्ण धर्म है, ये ऐसा नहीं है। वर्ण धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा नहीं है, ये ऐसा वर्टिकल है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र है। और जो शेड्यूल कास्ट अछूत है वो तो वर्ण व्यवस्था में ही नहीं है, वो वर्ण बाह्य है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक टाइप, ये तो वर्ण व्यवस्था के अधीन ही नहीं है, तो बाहर है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था के अधीन जो शूद्र है, ये शूद्र ही आज का ओबीसी है। ये जो वर्ण धर्म के अधीन जो शूद्र है
वही ब्राह्मण धर्म के अनुसार आज का ओबीसी है, तो इसका मतलब है वर्ण धर्म के अनुसार शूद्रों को अधिकार वंचित रखा गया था और इसीलिए ओबीसी को अधिकार वंचित रखा गया। ओबीसी की गिनती अलग से करने का काम ये तो हम लोगों के द्वारा जो आंदोलन शुरू हुआ उसकी बदौलत उन लोगों को करने का मामला खड़ा करना पड़ा। अन्यथा ओबीसी की तो अलग से कोई आइडेंटिटी ही निर्माण होने देने की कोशिश नहीं की। अगर ओबीसी की अलग से ओबीसी आइडेंटिटी होती है तो ब्राह्मण धर्म के समर्थन में केवल 3.5% लोग रहते। अगर ओबीसी की आइडेंटिटी ओबीसी होती है तो ब्राह्मण धर्म के समर्थन में 3.5% लोग रहते। अगर ओबीसी की आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है, समाप्त करने का तरीका क्या है? ओबीसी को हिंदू कहो, ओबीसी आइडेंटिटी कहां? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में नहीं आती हमारे लोगों को। जो लोग हजारों सालों से हम लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटकर हम लोगों को गुलाम बनाते रहे, आज संविधान लागू होने की वजह से जिन जातियों के आधार पर हम लोगों को ब्राह्मणों ने अधिकार वंचित किया, बाबा साहब आंबेडकर ने उन्हीं जातियों की लिस्ट तैयार करके अधिकार बहाल कर दिया है। किसी को समझ में आता है? ब्राह्मणों ने जिन जातियों को आधार बनाकर अधिकार वंचित किया, उन्हीं जातियों को आधार बनाकर शेड्यूल कास्ट को अधिकार दिया, शेड्यूल ट्राइब को अधिकार दिया, ओबीसी को अधिकार दिया। जिस जाति का उपयोग अधिकार वंचित करने के लिए किया, उन जातियों को ही आधार बनाकर अधिकार देने का काम किया। और ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कर सके, कोई विरोध नहीं कर सके। आज संवैधानिक रूप से शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तैयार है कानूनन, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट तैयार है कानूनन, ओबीसी की लिस्ट तैयार है कानूनन। संवैधानिक कसौटियों के आधार पर कोई दूसरा आदमी अंदर नहीं घुस सकता। जिनको वो अधिकार मिलना चाहिए उनको ही मिल रहे हैं, किसी और को नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को बहुत सारी बारीकियां संविधान के संबंध में और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के फुले शाहू आंबेडकर के आंदोलन के जो मौलिक सिद्धांत है, उन मौलिक सिद्धांतों पर संविधान लागू होने के बाद, संविधान ने मान्यता देने के बाद भी लागू नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की है, अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की। अभी रूलिंग बीजेपी है, अपोजिशन कांग्रेस है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी। बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, प्रधानमंत्री ओबीसी। वो ओबीसी शब्द का उच्चारण 11 साल में नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 11 साल में ओबीसी शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। कितना डरा हुआ आदमी है। प्रधानमंत्री को सारे दुनिया वाले डरने चाहिए, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास ताकत है। प्रधानमंत्री ही ब्राह्मणों को डर रहा है, ब्राह्मणों के पास पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने, आरएसएस ने मिलकर नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। नरेंद्र मोदी को एहसास है कि वो रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। आरएसएस को इसीलिए डरता है। इसलिए साथियों, हम लोग अगर अपना उद्धार चाहते हैं तो 3.5% लोग अगर भारत पर, इतने विशाल भारत पर केवल संगठन शक्ति के बल पर राज कर रहे हैं, तो हमें भी संगठन शक्ति के बल पर यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को आजाद करने की शक्ति हासिल हो सकती है। और एकमात्र तरीका है, संगठन शक्ति के बल पर हम लोग अपने लोगों को आजाद कर सकते हैं।
कोई ताकत नहीं है। फिर संगठन शक्ति का अगर हम निर्माण करते हैं तो कोई ताकत हम लोगों को रोक नहीं सकती, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, संगठन का संचालन करने का, विचारधारा का प्रचार करने का, प्रसार करने का और बड़ा संगठन बनाकर देश का हुक्मरान बनाने का, देश को चलाने का, देश को संचालन करने का संविधान के आर्टिकल 19 के तहत सारा का सारा अधिकार है। और ये अधिकार केवल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। हमारे लोगों को पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनपढ़ लोगों को पता नहीं है, मैं ये कह रहा हूं पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? उनमें जय जयकार करने में ही बस उनका इंटरेस्ट। बाबा साहब आंबेडकर जय जय जय, जय के बाद कुछ जानकारी नहीं। बाबा साहब आंबेडकर बहुत ज्यादा जानकार थे, बाबा साहब आंबेडकर बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। अगर हम उनका अनुकरण अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा जानकार बनना चाहिए, हमें भी ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञान का क्या मतलब है? जानकारी पर अमल करने का हुनर होना ज्ञान होना है। जानकारी पर अमल करने का हुनर होना ज्ञानी होना। मालूम होना चाहिए कि ज्ञान क्या है, जानकारी क्या है। जानकारी क्या है? मियर डाटा। मियर डाटा से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जानकारी पर अमल करने का हुनर अगर हुआ तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो फिर हम लोग इस ज्ञान का उपयोग और प्रयोग करके हुए हम लोग कामयाब हो सकते हैं। हमको इस पर ध्यान देना होगा। इसलिए मैं 19 साल की उम्र से एक बात पर ध्यान दिया और 625 जिलों में और 36 में से 32 राज्यों में विशाल संगठन बनाया। केवल बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, वो 4 स्टेट केवल बाकी है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, वो केवल 4 स्टेट बाकी है। और 4 स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। ये 32 स्टेट में अगर हम अपना काम करते हैं तो जो मुक्ति हम चाहते हैं वो मुक्ति हम हासिल कर सकते हैं। तो हमको ये करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब हो सकते हैं। साथियों, मैं इस काम में लगा हुआ हूं। अभी मेरी उम्र 67 है। 58 साल में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और 60 साल में लोग बोलते हैं कि टायर्ड भी हो जाते हैं। एक रिटायर्ड हो जाते हैं और एक टायर्ड हो जाते हैं। तो मैं रिटायर्ड भी नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ हूं, और अभी भी आप लोग देख रहे हैं मैं ऐसा खड़ा हूं, ऐसा झुका हुआ हूं क्या? ऐसा खड़ा हूं ऐसा। अभी मेरी सेहत जो है ऐसी जवान आदमी की तरह है अभी। हाँ। तो ये लड़ाई जो है, हम लोग इतने विशाल पैमाने पर संगठन का निर्माण किया और इसको हम लोग अभी 2030 तक, ज्यादा समय नहीं है, ये 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आप लोग साथ सहयोग करेंगे, जल्दी हो जाएगा। मगर नहीं देंगे तो भी 2030 तक ये 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और 6 लाख गांव का आंदोलन खड़ा होते ही ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। मैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं चलाना चाहता, क्योंकि फिर हमारे सामने संकट खड़ा हो जाएगा कि राज किस पर करें। तो वो लोगों को रहना जरूरी है, क्योंकि हमारे लोगों को अपने ही लोगों के ऊपर राज करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जिन्होंने हजारों सालों से हमारे ऊपर राज किया, उनके ऊपर भी हमारे लोगों को राज करने का मौका मिलना चाहिए।
तुम्हें मजा भी आएगा, राज करना भी आएगा और मजा भी आएगा, मजा भी आना चाहिए थोड़ा। तो इसलिए मैं इस तरीके से इस काम में लगा हुआ हूं और इसलिए इस आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ। क्योंकि 10 बजे का समय हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 10 बजे तक बात कर सकते हैं, तो मैं ज्यादा लंबी बात किए बगैर मैंने अपनी सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी है। मैं केवल आप लोगों से साथ सहयोग और समर्थन की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।